रहा हूं कि संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट्स का, दिस इज ओनली एंड ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गिवन द सिक्योरिटी लाइक ए बुलेट प्रूफ। जब मूल अधिकारों का अध्याय पढ़िए तो उसी में बात आती है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। और मैं इसका, वैसे मैं आर्टिकल का बहुत कम यूज करता हूं, लेकिन ये बहुत इसेंशियल आर्टिकल है जो बार बार यूज होता है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 इट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 में ये लिखा गया है, राज्य के द्वारा निर्मित कोई विधि जो मूल अधिकारों को खत्म करेगी, छुएगी, समाप्त करेगी, चूर चूर, इसलिए मूल अधिकारों को छूना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बुलेट प्रूफ हुआ कि नहीं? तो व्हाट इज द क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13? इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी कवर फॉर द फंडामेंटल राइट्स। संविधान के पूरे 22 पार्ट्स में आप देख के चले जाइए, किसी भी पार्ट को ऐसी सिक्योरिटी कवर नहीं है। इट्स ओनली अवेलेबल फॉर द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है कि इसीलिए अमेंडमेंट का पहला डिस्प्यूट फंडामेंटल राइट्स पे ही आया, दूसरे सेक्शन पे नहीं, दूसरे सेक्शन पे नहीं आया। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, संविधान लागू हुआ तब देखिए कैसे बुलेट प्रूफ पे हमला हुआ। अब ये बात स्पष्ट है कि क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 13 इज बुलेट प्रूफ, क्योंकि क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि जब भी कोई विधि बनेगी, लॉ, any law made by the state which goes against the chapter of fundamental rights, part of fundamental rights, that will be declared null and void, ultra void। एक बार तरीके आपने मूवी वेलकम देखी है? कौन किसको छूने से मना करता है? नाना पाटेकर को छूने से मना किया था कि ये बहुत बड़ा डॉन है, अक्षय कुमार ने कहा छुआ। ये नहीं पता रखे, fundamental rights is having the 440 volt current, danger। आपने कभी क्वेश्चन देखा है? danger, don't touch it। छुआ, नेहरू ने पहली बार छुआ दोस्तों। लेट्स सी द हिस्ट्री एंड हाउ नेहरू टच इट। अब देखिए नेहरू ने कैसे छुआ, आजादी आई, आजादी आई दोस्तों, और पहली बार हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म के प्रोसेस चले, बिकॉज यू हैव टू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड चैप्टर ऑफ DPSP2, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। DPSP भी हमारे संविधान में है। और जैसे संविधान लागू हुआ, जैसे सरकार चली, वैसे ही नेहरू ने कहा कि और DSP में क्या कहा था, वी विल ब्रिंग अबाउट वेलफेयर स्टेट, social economic justice, even we will change the entire India। Even Nehru was very much willing to wipe out every tear from the every eyes। नेहरू कहना था कि हम हर आंख से एक एक आंसू मिटा देंगे। अब यहाँ मतलब मेटाफोरिकल मतलब यह है, गरीबी, बीमारी सब मिटा देंगे। इसीलिए जैसे ही संविधान आगे बढ़ा, और हमारे यहाँ जानते हैं जमींदारी सिस्टम बड़ा बेकार का सिस्टम था, और राज्यों ने लैंड बिलोंग टू स्टेट सब्जेक्ट, और राज्यों ने लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाने शुरू किए, जमींदारी कानून बनाना शुरू किया कि जमींदारी उन्मूलन करेंगे। और जैसे राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन के कानून बनाए, वैसे इनको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा देखिए क्लेश कहां पे हुआ, क्लेश कहां पे हुआ। अब इसी बात को आपको याद दिला दें, how this clash occurred। एक बार पीटी एग्जाम में ये बात पूछी गई है कि व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज DPSP, फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस DPSP। और अपने बुक में देखा होगा तो हमने उसी को हेडिंग यूज किया है कि व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। फंडामेंटल गवर्नेंस का मतलब है सरकार कोई भी पॉलिसी अपनाएगी तो DPSP को ध्यान रखेगी। इसलिए मामला कहां पे आया कि पहला, राज्यों ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, दे बीन इनिशिएटेड द लैंड रिफॉर्म एक्ट, क्योंकि जमीन राज्य सूची का विषय है, वी आर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राज्यों ने लैंड रिफॉर्म एक्ट अपनाया, और राज्यों का ये लैंड रिफॉर्म एक्ट कहां से टकरा रहा था, पहला
in our original constitution, Article 19(1)(f) and Article 31. अब देखिए फिर हम फंडामेंटल राइट पे आ गए. Article 31 clause 1 and 2, which no longer exists today. इसमें था कि राज्य के द्वारा व्यक्ति की संपत्ति अर्जित की जा सकती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से. Article 31 incorporated that state can acquire the property of individual, procedure established by law. दूसरा Article 19(1)(f) में था कि we can acquire the property and dispose the property. नागरिकों को दिया गया था. ये दो अधिकार हमें थे. तो अब जरा, और इन दो अधिकारों को बुलेट प्रूफ कौन यूज दे रहा था? 13 को क्लॉज 2. ये बात स्पष्ट हो गई. बुलेट प्रूफ फंडामेंटल राइट को दिया गया. एंड व्हाट वाज द बुलेट प्रूफ? क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13. क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 था. तो इसका मतलब है, और राज्य ने जब भूमि सुधार किया, और लैंड रिफॉर्म सिंपल मीन्स, वैसे हमारे सिलेबस में लैंड रिफॉर्म अगर दे रखे गए हैं तो जीएस का पूरा पार्ट है, बड़ा सिंपल सा है कि लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है कि इट वाज ए लैंड रिफॉर्म एक्ट प्रोवाइडेड सीलिंग ऑफ लैंड. सीलिंग का मतलब है कि आपके पास लैंड की अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कि आप 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आप नहीं रखेंगे, और जिसके पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होगी किसकी हो जाएगी? सरकार की. एंड गवर्नमेंट विल अप्रोप्रिएट द लैंड एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ये लैंड रिफॉर्म एक्ट था. अब बताइए, सरकार कह रही हम जमीन लेंगे, और लोग उच्चतम न्यायालय में चले गए. उन्होंने कहा, ओ यू आर इंक्रोचिंग द बुलेट प्रूफ. पतंजलि शास्त्री चीफ जस्टिस थे, वो पहली बार बिहार का व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया. उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये देखो हमारा फंडामेंटल राइट टोटे कर रहा है. उच्चतम का हु इज दैट? उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये देखो, ये आपके ये सरकारें हैं, ये बताओ फंडामेंटल राज्य के खिलाफ मिलता है कि नहीं? पतंजलि शास्त्री का बैठो. और उच्चतम न्यायालय ने ज्यादातर लैंड रिफॉर्म एक्ट को नल एंड वाइड कर दिया. उच्चतम न्यायालय की जिम्मेदारी किसकी थी भाई? उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. और उच्चतम न्यायालय ने सीधा कहा कि भाई देखो 13(2) कह रहा है, आप कोई ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो मूल अधिकारों की, देखो 13(2) कह रहा है, आप कोई ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो मूल अधिकारों की कटौती करता हो, और आपके लॉ मूल अधिकारों की कटौती कर रहे हैं. अभी बात नेहरू तक पहुंची. सारी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे. यू नो द इनिशियल डिकेड्स ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी वाज रूलिंग इन यूनियन एंड इट वाज आल्सो इन स्टेट गवर्नमेंट. सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर, बिहार से विनोदान झा, ये सब मिले नेहरू से, और नेहरू से कहा कि नेहरू जी, जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करोगे तब तक हम लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये हमने फंडामेंटल राइट का अध्याय दे दिया है, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है. हम लैंड रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आंसू नहीं पूछेंगे, कल्याणकारी राज्य नहीं आएगा. उन्होंने कहा, करना क्या है? सर, करना हम बता रहे हैं, संविधान का संशोधन करो. और नेहरू ने संविधान का संशोधन कर दिया. और पहला अटैक हुआ फंडामेंटल राइट पे. पहला संविधान संशोधन, पहला अटैक ही था फंडामेंटल राइट पे. अटैक कैसे हुआ, लिखने की बात है. पहले संविधान संशोधन के द्वारा थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया. Right to property as a fundamental right was curtailed by the first
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे जमींदारी का उन्मूलन किया जा सके, विच कैन एबोलिश द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। जिससे जमींदारी का उन्मूलन किया जा सके और संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने के लिए, फॉर लिमिटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकारों को सीमित के लिए संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने के लिए 2 नवीन अनुच्छेद जोड़े गए। 2 new articles were incorporated in the Constitution. 2 new articles were incorporated in the Constitution. संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए और इस नए अनुच्छेद का नाम क्या था? पहला था आर्टिकल 31A, दूसरा था आर्टिकल 31B। और लिमिटेशन किसको किया जा रहा था? आर्टिकल 31 को। आर्टिकल 31 को कर्टेल करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 2 एडिशनल इवन आर्टिकल्स वर इनकॉर्पोरेटेड। फर्स्ट वाज आर्टिकल 31A एंड सेकेंड वाज आर्टिकल 31B। और आपको याद दिला दें, आर्टिकल 31A से मूल अधिकारों कैसे सीमित किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इन द initial few decades of India, even government of India preferred the public sector economy, state controlled economy। तो स्वराज्य के द्वारा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया। इसका मतलब है स्टेट शुड कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, इट स्टेट शुड कंट्रोल ओवर द इवन इंडस्ट्रीज टू, माइंस टू। आर्टिकल 31 में यही बात कही गई, लोगों के फंडामेंटल राइट के प्रॉपर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट तो होगा, लेकिन स्टेट क्या करेगी? किसी भी कारपोरेशन का एमलगेमेशन कर देगी, कारपोरेशन को एक्वायर कर दी, इनके शेयर होल्डिंग को चेंज कर देगी। बात सीधी है, पहले तो हमारे यहाँ राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी नहीं, लोगों की निजी कंपनियां थी। तो आर्टिकल 31 में कहा गया कि एक प्राइवेट कंपनी है, कभी भी सरकार इसको ऐसे एक्वायर कर लेगी, 2 कंपनी को मिला लेगी, स्टेट का शेयर होल्डिंग चेंज कर देगी, मालिकाना ओनरशिप चेंज कर देगी। दैट वाज इन कॉर्पोरेशन। दूसरा क्या हुआ? माइनिंग, गोल्ड की माइनिंग, सिल्वर की माइनिंग। पहले तो माइनिंग वाज अंडर द प्राइवेट ओनरशिप, माइनिंग भी अधिग्रहण कर लेगी। तीसरा स्टेट, जमींदारी, जमींदारी पर नियंत्रण कर लेगी, जमींदारी पर नियंत्रण कर लेगी। अब बताइए, अगर इतना राज्य नियंत्रित कर लेंगे तो बाकी लोगों के पास क्या बचेगा? भैंस बचेगा, बफलो बचेगा, काउल बचेगा, थोड़ी बड़ी जमीन बचेगी। यानी आर्टिकल 31 में क्या कहा गया था? विभिन्न प्रकार की कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, शेयर होल्डिंग चेंज कर देंगे, 2 को मिला देंगे। माइनिंग, माइनिंग पूरा कंट्रोल राज्य का होगा। स्टेट, स्टेट पे कंट्रोल, स्टेट का मतलब है जमींदारी का जो सिस्टम था। अब कोई किसी के चाय बागान है, किसी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वो स्टेट है, उस पे भी राज्य का नियंत्रण हो जाएगा। इसका मतलब है ये राइट टू प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो है आप ले लीजिए प्रॉपर्टी, उसके अलावा समय क्या प्रॉपर्टी बचती थी? ये सब प्रॉपर्टी के मेजर सोर्सेज थे। और 31B में क्या कहा? 31B से 9th शेड्यूल जोड़ा गया। इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, तभी तो पहले संविधान संशोधन से 9 शेड्यूल जोड़ा गया। और आपको बता दें, 9th शेड्यूल was only and only for protecting the Land Reform Act. And why I'm emphasizing only? It was not for any other thing. क्योंकि हम इस बात को एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं, बाद में कैसे इसका मिसयूज हुआ वो हम देखेंगे। इसका मतलब है 13B
enacted ninth schedule, and ninth schedule was only for protecting the Land Reform Act. ये केवल भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित करने के लिए था, केवल, बाकी एक्ट को नहीं। For Land Reform Act, there was only protecting the Land Reform Act। इसका मतलब है नाइन्थ शेड्यूल में रखा क्या गया, जितने भी राज्यों ने अपनी जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया था उसी को कहां पे रख दिया गया, नाइन्थ शेड्यूल में। अब क्यों रखा गया, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन का जो कानून था और राज्य ने बनाया था, और आप जानते हैं राज्य विधि के लिए प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी, 13(2) का। राज्य लैंड रिफॉर्म की राज्य विधियां लगातार ध्वस्त की जा रही थी। इसे राज्यों ने रिक्वेस्ट किया कि नाइन्थ शेड्यूल में आप रख लो इसको, लैंड रिफॉर्म को। तो आप कहेंगे ये क्या गारंटी थी कि नाइन्थ शेड्यूल को न्यायपालिका क्यों नहीं रद्द करती। तो इसके पीछे ये लिख दिया गया था, नाइन्थ शेड्यूल इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। नवीं अनुसूची में शामिल कोई विषय इस आधार पर अवैध नहीं होंगे कि वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। इट वॉज गिवन ए ब्लैंकेट इम्यूनिटी, यानी नवीन अनुसूची इट इज नॉट सब्जेक्ट टू लैंड रिफॉर्म, सॉरी, इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये न्यायिक पुनरावलोकन का भाग नहीं होगा। यानी बात को दूसरे शब्दों में कहें, नवीन सूची में रखे कि किसी विषय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। Any subject which is included in ninth schedule will not be challenged in the court of law on the basis that it is breaching the fundamental rights. ये मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। अब आप देखेंगे इसका सीधा सा मतलब है 31B was exception of article clause 2 of 13। अब बताइए 31B ने क्या क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 का अपवाद बनाया या नहीं बनाया। और पहले संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों पे हमला किया या नहीं किया भैया। और आपको बताया पहले संविधान संशोधन में प्रॉपर्टी के अलावा 31B के अलावा एक और क्लॉज जोड़ा गया था, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15, लेकिन वो इस समय यहाँ आवश्यकता उसकी नहीं है। इसका मतलब है पहले संविधान संशोधन से उच्चतम न्यायालय ने और पहले संविधान संशोधन से पार्लियामेंट ने मूल अधिकारों पर हमला किया। तो अब बताइए, तो ये बुलेट प्रूफ क्या काम कर रहा था? क्या बुलेट प्रूफ मूल अधिकारों को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा? बचा पाएगा। इसलिए देखिए, इसलिए पहला संविधान संशोधन चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में। पहला तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया गया। फंडामेंटल राइट्स वर वायलेटेड by the first constitutional amendment, पहले संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया गया। इसलिए इसे शंकरी प्रसादवाद में, इसलिए इसे शंकरी प्रसादवाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। It was challenged in the Shankari Prasad case in Supreme Court because it was encroaching
the part 3 are fundamental rights which is given in part 3 of the Indian Constitution. अब देखिए शंकरी प्रसाद केस में इसको चैलेंज कर दिया गया, और चैलेंज क्यों किया गया? पहला संविधान संशोधन मूल अधिकार के खिलाफ है पहला, और इसे आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 को वायलेट करता है, चैलेंज कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय को क्या करना चाहिए था? उच्चतम न्यायालय को क्या करना चाहिए था? रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 32 में लिखा क्या गया है? एनी लॉ विच इज इनक्रोचिंग द फंडामेंटल राइट्स दैट शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं किया तो क्या कहेंगे? उच्चतम न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन को असंवैधानिक नहीं बताया, बल्कि उसको वैलिड मान लिया। वाई? आपको याद दिला दें 368 दैट वाज लेट, 368 क्लास 4 and 5 दैट वाज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट। इट वाज नॉट ए नेवर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो भारत के मूल संविधान में नहीं था। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? एक पार्ट आप लिख लीजिए, अगला पॉइंट। कि पार्था चैटर्जी ने कहा, पार्था चैटर्जी PARTHA, पार्था चैटर्जी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं नेहरू सरकार के बीच, उच्चतम न्यायालय और नेहरू सरकार के बीच संबंध अत्यधिक सद्भावपूर्ण थे। A cordial relation was there between Nehru government and Supreme Court. Therefore, Supreme Court never objected over the encroachment of fundamental right. इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी कि नेहरू सरकार सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही है, लेकिन ये जवाब हमारा नहीं हुआ, क्योंकि लीगल बातों का जवाब लीगल ही बोले, हम फिलोसफिकल जवाब दे रहे हैं कि नेहरू सरकार सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही है, लेकिन ये जवाब हमारा नहीं हुआ, क्योंकि लीगल बातों का जवाब लीगल ही बोले, हम फिलोसफिकल जवाब दे रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि संविधान संशोधन क्यों नहीं किया गया, उच्चतम न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन को रद्द क्यों नहीं किया, ये आपके सारे जवाब ठीक हैं कि कल्याणकारी राज्य था, हमारा वेलफेयर स्टेट था, इट इज बिकॉज ऑफ सोशल जस्टिस, ये भी सही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नीड अ लीगल रीजन फॉर दैट। भाई हम उसके लिए कोई वैधानिक कारण बताएंगे, ये आर्थिक और सामाजिक कारण सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता। और क्या उसका कारण है बताइए? 39B और C तो गलत कारण था, लेकिन अब देखेंगे उच्चतम न्यायालय ने क्यों को वैलिड किया, बस एक पॉइंट आपको समझना है, और ये बात तक चलता रहा। आपको याद दिला दें, अब जरा 13(2) की लैंग्वेज को आप देखिए, 13(2) में क्या लिखा गया है। अब जरा लैंग्वेज आप देखिए 13 में क्या लिखा गया है। यही केवल एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वैसे एग्जाम में कभी लिखने की बात आएगी नहीं, बस रेफरेंस कहीं हो सकता है देने को आपको मिल जाए। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी 13(2) का रेफरेंस आया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल आर्टिकल रहा है। तो जो इतना डिबेटेबल है, जिसपे इतनी डिबेट हुई है, अदरवाइज हर संविधान के आप जानते हैं वी आर नेवर सपोज टू मेमोराइज ईच एंड एवरी आर्टिकल, क्लॉज तो मतलब ही नहीं है। ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो दे हैज ऑलवेज बीन द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो जहां पे इतना बड़ा विवाद रहा हो, डिस्प्यूट रहा हो, वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो 13(2) जरा लैंग्वेज आप देखिए, 13(2) में लिखा क्या है
any law underline, any law which amend or which affect the fundamental right shall be declared null and void. ऐसी विधि लॉ को अंडरलाइन करेंगे, ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को छीनती हो, अतिक्रमण करती हो, समाप्त करती हो, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। एनी लॉ, तो लॉ को अंडरलाइन करेंगे। ये बात स्पष्ट है कि एनी लॉ कि ऐसी कोई विधि जो संविधान यानी मूल अधिकारों को, जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करती हो, सीमित करती हो, छीनती हो, खत्म हो जाएगी। तो अब जरा ध्यान में रखने की बात है, देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? There is any difference between law and the constitutional law? अब बताइए, क्या आप ये अंतर करेंगे? लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फर्क होता है कि नहीं होता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में किस लॉ की बात है? लॉ। ये लॉ का मतलब क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी लॉ। अब लॉ का मतलब क्या माना जाएगा? अब देखिए फिर वही बात आ गई। इसका मतलब है आर्टिकल 13(2) में लॉ मीन्स ऑर्डिनरी लॉ। लॉ मीन्स लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की विधायी शक्ति। लॉ मीन्स लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। लॉ मीन्स ऑर्डिनरी लॉ। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब है it is given in article 368, therefore it's not ordinary law but it's constitutional law. Constitutional law, and therefore ये संसद की संविधायी शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट है। संसद की संविधायी शक्ति है। इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देयरफॉर इट कम्स विद इन आर्टिकल 368। ये 359 में है। और ये किस में आएगी? 246 में, 46 में। यानी कुल मिला के हमने फिर विधायी संविधायी शक्ति का अंतर आपको बता दिया। इसलिए आप याद रखिए, अगर हम ये मान लेंगे, अब सवाल ये है क्या इस लॉ में ये पहला संविधान संशोधन विधि शामिल होती है? और लॉ में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं होगी, इसका मतलब है आर्टिकल 13(2) किस पे एप्लीकेबल होगा? सामान्य विधि पे या संशोधन विधि पे? सामान्य विधि पे। बात बहुत सिंपल तरीके से कही जाए तो मूल अधिकारों का खात्मा संशोधन विधि से हो सकता है, सामान्य विधि से नहीं हो सकता। एक ही बात को लिखने के 4 तरीके हमारे पास हैं। डोंट मेमोराइज इट। तो आप हमेशा रटने का प्रयास मत करिए, मैं समझ के आप बात रखिए। इसका मतलब है, देखिए एक ही बात को हम 4 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, आप इसका जवाब दीजिए। सामान्य विधि से मूल अधिकार छीने जा सकते हैं, संशोधन विधि से, संशोधन विधि से। और दूसरी बात, अगर संशोधन विधि से मूल अधिकार छीने जा सकते हैं तो क्या संविधान के सभी भागों का संशोधन संभव है या केवल मूल अधिकार का?
क्योंकि बाकी बाकी भाग को ऐसा प्रोटेक्शन मिला ही नहीं था। और हम फंडामेंटल राइट से डिबेट इसलिए शुरू कर रहे हैं, बाकी डिबेट की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज नो अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स गिवन ए सच काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। और इसीलिए अगर मूल अधिकारों कटौती हो सकती है, इट मीन्स पहले संविधान संशोधन ने बात बता दिया कि नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। यही तो निष्कर्ष निकला। लेकिन ये बात भी तय है, सामान्य विधि से मूल अधिकारों की कटौती संभव नहीं है। और इसी में उच्चतम न्यायालय ने अंतर कर दिया। और एक ही भाई उच्चतम ने देखे शब्द जाल पैदा करता है, उच्चतम न्यायालय टेक्निकल बात उसने कह दी। और बाकी इट वॉज रिकॉग्निशन कि हाँ ठीक है, नेहरू समाजवादी थे, कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। और इट मीन्स इट वॉज ए वेरी गुड बैलेंस बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इट शोज अ वेरी गुड बैलेंस एंड हार्मनी। बैलेंस और हार्मनी तो होनी चाहिए सरकार के बीच में। और इसलिए अब देखेंगे देयर इज ए लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और इसलिए हमने संसदीय शासन अपनाया था। संविधान निर्माताओं ने सच मानिए पार्लियामेंट को ज्यादा शक्तियां दी थी, पार्लियामेंट को ज्यादा शक्तियां दी थी कि पार्लियामेंट सोशल जस्टिस करेगी और न्यायपालिका मूल अधिकार संविधान की रक्षा करेगा। तो डिबेट खत्म हो गया। इसका मतलब व्हाट इज कंक्लूजन? पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात स्पष्ट है? ये बात स्पष्ट हो गई। बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संसद के संविधान संशोधन शक्ति पे कोई प्रतिबंध है क्या? है या नहीं है? एक है, प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। अगर पार्लियामेंट के पास 2/3 बहुमत है, इट कैन अमेंड, चेंज, रिपील एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मामला खत्म हो गया। बस इसी बेसिक बात को याद रखिएगा। यही डिबेट आगे तक चलता रहा। बताइए। हाँ। पिछड़ी जातियों का, हाँ नहीं नहीं, दोनों शक्तियां हैं। अरे भाई हमारे यहाँ लॉ भी बनता है, संविधान में भी है, दोनों चीजें हैं। तो ऐसे विधायी संविधायी शक्तियों का हम डिवीजन नहीं करते। ये तो भाई कोई भी, आप जानते हैं हमारे हर संविधान के लिए, हर संविधान के लिए कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ दैट इज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो अगर आप देखेंगे लॉ बहुत सारे बनाए गए हैं, जैसे कि ओबीसी कमीशन विधायी शक्ति है और 340 संविधायी शक्ति है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 4 संविधायी शक्ति है। ऐसे डिवीजन नहीं करते। क्या मूल अधिकार हो सकता है? प्रश्न ही ठीक नहीं है। मैंने फिर कहा ना, प्रश्न आप करेक्ट करिए। पहले प्रश्न करेक्ट करिए। आपने जहां से पढ़ा होगा उसको फिर से आप देख के आइएगा। तो आगे बढ़े फिर। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, नेहरू तोड़ दो, नेहरू बुलेट प्रूफ, डजंट मैटर फॉर यू, नेहरू वी प्रेज यू। न्यायपालिका पतंजलि शास्त्री ने कहा, नेहरू हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, यू आर रोमांटिक पर्सन, यू आर रोमांटिक, यू आर विजनरी, यू आर स्टेट्समैन, देयरफॉर गो अहेड। अपने जल्दी जल्दी आंखों का आंसू पोछो। लोगों ने पतंजलि शास्त्री जाके पूछा, कुछ जज थे जो थोड़े कंजर्वेटिव थे, उनका पतंजलि शास्त्री महोदय, माय लॉर्ड, आपने संविधान निर्माताओं की इच्छा को नहीं रोक पाए। आप, अरे हम फंडामेंटल राइट नहीं बचा पाए तो हम क्या करने यहां बैठे हैं? आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था पहला अमेंडमेंट। पतंजलि शास्त्री ने कहा, अरे यार तुम संविधान का विजन तो देखो, जाके प्रिम्बल पहले पढ़ो, डीपीएसपी देखो, उसमें क्या लिखा गया है, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। और डीपीएस में लिखा गया देयर शुड नॉट बी अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड। संपत्ति पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और संपत्तियों का, इकोनॉमी का संचालन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे संपत्तियों के स्वामी कुछ लोग हो जाए। दैट इज गिवन इन द डीपीएसपी 39 BC ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इस पे कुछ लोगों ने कहा इट वॉज सेटबैक फॉर जुडिशरी। कुछ लोगों ने कहा, औपाथा चढ़ने का न्यायपालिका सकुचाते सकुचाते उसने नेहरू कंसेशन दे दिया। चाहती नहीं थी न्यायपालिका, कंसेशन दे दिया। और कंसेशन दे दिया तो लफड़ा खत्म। लेकिन कभी गाड़ी नाव पे, कभी याद करिए 1967
अब उसके बाद क्या हुआ, राज्यों ने दनादन लैंड रिफॉर्म एक्ट किया, 31B 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 सब डाला गया और लैंड रिफॉर्म के प्रोसेस तेज हो गए, सामाजिक न्याय आगे चला और न्यायपालिका सामाजिक न्याय के मार्ग में कहीं बाधा नहीं आई। लेकिन जस्ट रिमेंबर आर्टिकल 1967, 1967 में इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इंदिरा गांधी का वो कमाल बिल्कुल नहीं था जैसे नेहरू का था नंबर 1। और इंदिरा गांधी, सी वॉज नॉट ए स्टेट्समैन, सी वॉज अ पॉलिटिशियन और वो हमेशा चुनाव जीतने की बात करती थी। और आप देखेंगे इंदिरा गांधी के समय न्यायपालिका का अप्रोच वो नहीं रहा जो नेहरू के समय रहा था। इसलिए आप याद रखिए, इवन जुडिशियल, इसे कहते हैं न्यायिक व्यवहार, जुडिशियल बिहेवियर। भाई न्यायपालिका की जो शक्तियां संविधान में लिखी हैं दैट इज स्टैटिक, लेकिन प्रैक्टिकली दैट इज अ पॉलिटी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड पॉलिटी। सो पॉलिटी डील्स विद द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो आप देखेंगे 67 में सरकार कमजोर थी पहला, और दूसरी बात थोड़ा न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया। तो 67 में इशू फिर यही था और मामला क्या था, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कई चीजें पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में रख दिया गया था। इसी को चैलेंज कर दिया मिस्टर गोलकनाथ ने। अगला हेडिंग, ये लोग हिस्टोरिकल बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, केशवानंद। गोलकनाथ वॉज अ लैंड लॉर्ड, हेनरी गोलकनाथ उनका नाम था, और कम से कम 1000 बीघे जमीन उनके पास थी। पंजाब सरकार आई, पंजाब सरकार, गोलकनाथ ये किसकी जमीन है? कहा मेरी जमीन है। और तो राज्य महाराजाओं के दोस्तों शौक ही कुछ अलग थे। उन्होंने, गोलकनाथ आज से तुम्हारी जमीन नहीं होगी। अब क्या बात करते हो, मेरी जमीन? किसकी जमीन है? सरकार की जमीन। सरकार ने कहा तो भी तो 5 हेक्टेयर रख लो तो अपने पास, क्योंकि सीलिंग एक्ट 5 हेक्टेयर है, 5 हेक्टेयर रख लो, बाकी 995 हेक्टेयर हमें दे दो। गोलकनाथ को, ओह माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। गोलकनाथ ने पंजाब से शालीमार एक्सप्रेस पकड़ी, दिल्ली कूद गए। जस्टिस के सुब्बाराव, चीफ जस्टिस का सुब्बाराव महोदय, अब क्या इस देश में हो रहा है? सुब्बाराव का मसला क्या है? उनका अरे हमारी जमीन छीन ली यार। आप कह रहे मसला क्या है? लिसन में, हमारी बात पहले सुनो। और उच्चतम न्यायालय ने कहा क्या? अगला हेडिंग है गोलकनाथ केस। नेक्स्ट हेडिंग है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और गोलकनाथ ने दोस्तों ऐसी उल्टी बात कह दी, पहले 368 का इंटरप्रिटेशन किया। तो इशू क्या था, मतलब इशू क्या था कि अनुच्छेद 359 में पार्लियामेंट में कितनी पावर है पहला, और फिर फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, और तीसरा जो अभी तक फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट हुआ उसमें हम क्या करें। तो पहला 368, पहला गोलकनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाद को शंकरी प्रसाद वाद को परिवर्तित करते हुए कहा while changing the decision of Supreme Court in Shankari Prasad case, Supreme Court said that गोलकनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाद को परिवर्तित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है।
अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है। प्रक्रिया है अंडरलाइन, शक्ति नहीं है अंडरलाइन। In Golaknath case, the Supreme Court said that Article 368 only incorporates the procedure for the amendment. It is not containing the power of amendment. अब याद रखिए दोस्तों, ऐसा डिफ्रेंसिएशन कभी शंकर प्रसाद ने किया ही नहीं। 17 साल बाद न्यायपालिका अपने ही निर्णय को पलट दे रही है। और गोलकनाथ केस, दैट वाज ए 11 जजेस बेंच एंड डिसीजन केम बाय द 6-5 मेजॉरिटी। 6 लोगों की तरफ थे, 5 लोगों की तरफ थे। इट वॉज वेरी नैरो मेजॉरिटी। और इन केस में क्या कहा गया? इस केस में कहा गया, अब बड़ी हैरानी की बात है, 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है। तो गोलकनाथ केस से कहा गया शक्ति कहाँ है? शक्ति कहाँ है? उनका बता देता हूं, लिख लो। उनका शक्ति यहां है। उच्चतम न्यायालय ने कहा संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 246 में है। द पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू आर्टिकल 246। अच्छा, ये हैरानी की बात नहीं थी कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी अमेंडमेंट के पावर अनुच्छेद 246 में हो गए। अब जरा मैं आपसे पूछूं, अब उच्चतम न्यायालय ने क्यों कहा कि आखिर में 368 में केवल प्रोसीजर है, पावर है ही नहीं है? और पावर कहां है? 246 में। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक जो आपने पढ़ा, इससे क्या गेस आप कर सक रहे हैं कि अगर पावर ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंग टू 246, इससे कुछ आपको अटपटा लगा? पहला, क्या इन्फर आप कर रहे हैं? दूसरा, अभी तक पढ़े गए आधार पे आप क्या इसको इन्फर कर सकते हैं? इसका क्या मतलब है? अगर पावर 246 से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या क्या करें? बात सीधी सी है, अगर संविधान के संशोधन की शक्ति 246 से आ रही है तो विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर होगा? नहीं होगा। यस सर, कैसे होगा? ध्यान से पहले बात को सुनिए। अरे भाई, जो पावर, जब अमेंडमेंट के पावर भी 246 से आ रहे हैं तो संविधायी शक्ति संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं होगा। बात को दूसरे शब्द में कह दे, अगर पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के पावर 246 से आ रहे हैं तो आप याद रखिए, जिस शक्ति से संसद सामान्य विधि का निर्माण करती है उसी संशक्ति से संविधान का संशोधन भी होता है। तो 368 में कोई इतनी बात लिखी गई, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, कोई भी बिल किसी हाउस में आ जाएगा और स्पेशल मेजॉरिटी होगी, केवल प्रक्रिया है। इसका अगला मतलब क्या होगा? 246 की बात क्या होता है आप रही है, इसका अगला मतलब क्या होगा? बात सीधी सी है। उच्चतम न्यायालय ने अगर ये कह दिया कि विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, बात तो यही कहा। अगर 246 पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के पावर हैं तो विधायी संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं होगा। तो अब बताइए, तो अनुच्छेद 13(2) किसके लागू होगा? विधायी के लिए, संविधायी के लिए, या दोनों के लिए? इसका बहुत बड़ा मतलब ये हो गया, क्योंकि अगर संविधान के संशोधन की शक्ति 246 से आ रही है तो विधायी संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं होगा। और विधायी यानी संसद की विधायी संविधायी शक्ति एक ही है। जब संसद की लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज सेम, जबकि अभी तक न्यायपालिका ने क्या किया, उसको अलग अलग रखा था। एंड सिंस लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर द पार्लियामेंट इज सेम, देयरफॉर फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंडेड either by legislative power
और बाई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। इसलिए मूल अधिकारों का अतिक्रमण न तो विधायी शक्ति से होगा और न ही संविधायी शक्ति से होगा। और अगर विधायी शक्ति से नहीं है, संविधायी शक्ति से नहीं है, इसका मूल अधिकार संशोधन के परे है। अगला पॉइंट, तो मूल अधिकार का बदलाव हो ही नहीं सकता। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने यह मान लिया कि संसद की विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। Supreme Court said that there is no difference between the constituent power of the parliament and legislative power of the parliament. विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मूल अधिकारों को संविधान संशोधन से भी नहीं छीना जा सकता। Therefore, fundamental rights can't be amended by the constituent power of the parliament. इसका सीधा सा मतलब हो गया, मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कह दिया मूल अधिकार पवित्र है, महत्वपूर्ण है, इनको छूना मना। लेकिन आप याद रखिए, अब ये उच्चतम न्यायालय ने ऐसी बात कह दी, यानी संविधान संशोधन का किसी भी स्थिति में आप चेंज ही नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए। ये तो उच्चतम न्यायालय का अपना ही निर्णय का पलटवार था। और आप याद रखिए 67 में जब ये डिसीजन आया था, इंदिरा गांधी वॉज ए पीएम, और 69 में कांग्रेस पार्टी वॉज डिवाइडेड। और 69 में कांग्रेस पार्टी जब डिवाइड हो गई तो इंदिरा गांधी वॉज लुकिंग फॉर विनिंग द इलेक्शन। इंदिरा गांधी समाजवादी बनना चाहती थी, और समाजवादी बनने के लिए उनको राइट टू प्रॉपर्टी को ठीक करना था। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा गांधी के हाथ बांध के रख दिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा मूल अधिकारों की तरफ देखना मना है। अच्छा, इनसे ये भी पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि ये बताओ, आप कह रहे हो मूल अधिकारों को नहीं छुआ जा सकता, लेकिन इसके पहले 70th अमेंडमेंट के पहले से चौथे से मूल अधिकार को छुआ गया, उसको क्या कहोगे? उच्चतम ने कहा चलो माफ कर दिया, पहले जो छुआ माफ कर दिया, आगे से छूना मना है। इसलिए इसे क्या कह जाते हैं? इसे गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत दिया था। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग या भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत और भविष्य लक्ष्य विधि का मतलब है कि अतीत में छीने गए मूल अधिकार असंवैधानिक नहीं होंगे। अतीत का मतलब निर्णय के पहले छीने गए मूल अधिकार असंवैधानिक नहीं होंगे। निर्णय के पहले छीने गए मूल अधिकार असंवैधानिक नहीं होंगे, परंतु निर्णय के बाद किसी भी मूल अधिकारों को छीना नहीं जाएगा। It means prospective overruling means it not be applied for the
ex post facto, but it will be applicable for the forthcoming encroachment of the fundamental rights. Even no encroachment is allowed in days to come. What happened in the past, that will remain the valid. इसका सीधा सा मतलब है, जिस दिन उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया उसके पहले से जो मूल अधिकार छीने गए थे उस पे उसका फर्क नहीं होगा, लेकिन भविष्य में छीनने से मना किया गया। और आप समझ लीजिए, इंदिरा गांधी ने अपने अटॉर्नी जनरल को बुलाया, इंदिरा गांधी ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उन्होंने कहा कि यही तो उच्चतम न्यायालय ने ऐसा डिसीजन दे दिया कि अब तो हमारे लिए समस्या आ गई। और ये आप जानते हैं, कुछ इंदिरा गांधी और उच्चतम न्यायालय के बीच देयर वाज अ फुल ब्लोन वॉर गोइंग बिटवीन इंदिरा गांधी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही मामला नहीं था, बल्कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स, इन सबको एक एक करके उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया था। और जब ये सब रद्द हो रहे थे तो इंदिरा गांधी को लगा भाई अब तो हम सामाजिक न्याय ला नहीं सकते, एंड देन इंदिरा गांधी वेंट इन पब्लिक। इंदिरा गांधी आम जनता के सामने गई और उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, मैं समाजवाद लाना चाहती हूँ, लेकिन ये न्यायपालिका समाजवाद की राह में बड़ी बाधा है। फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी मेड जुडिशरी एज ए बेलन, दैट वाज नेवर डिड बाय नेहरू। नेहरू आप देखिए, आजकल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बोल देते हैं वो इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी है। Indira Gandhi was the first prime minister who was severely attacked over the constitutional offices in India. उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर दिया। आप याद रखिए, that may be beneficial for your party interest, but is no longer beneficial in long-term interest of a country. याद रखिए, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का बहुत महत्व होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक देश में। नागरिकों को उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। हर छोटी छोटी बात के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक कर देंगे। और आप जानते हैं, जनता के तो इतनी जनता तो भावुक होती है और इमोशंस वे रनिंग हाई। और इंदिरा गांधी ने कहा कि ना मैं समाजवादी। जनता ने कहा कि मैडम ये बताओ, हम समाजवाद लाने में हम क्या कर सकते हैं? इंदिरा गांधी ने कहा, आप ये तो कर सकते हैं। लोग कहा, मैडम हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो इंदिरा गांधी ने कहा, मैं गरीबी दूर करना चाहती हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गरीबी दूर नहीं करने दे रहा है। और जनता भावुक हो गई दोस्तों। जनता कहा, ओ माय गॉड, मैडम यू वांट टू रिमूव द पॉवर्टी, एब्लिश द पॉवर्टी। इंदिरा गांधी ने कहा, एकदम मैं पॉवर्टी दूर करना चाहती हूँ। राहुल गांधी 72,000 रुपए देना चाहते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी गरीबी दूर करना चाहती थी। इंटरेस्टिंग पार्ट ने उसके बाद गरीब जहां था वहीं रह गया। उसके बाद गरीब जहां था वहीं रह गया। और जनता ने कहा, जनता बावरी हो गई एकदम से, जैसे अच्छे दिन आने वाले से हो गई थी। सरकार ने कहा, अच्छे दिन आने वाले, अरे 5 साल में कोई अच्छे दिन आते हैं। और जनता बिकेम वेरी, गवर्नमेंट बिकेम वेरी इमोशनल। उनका ना अब तो अच्छे दिन आ जाएंगे। और आपको मैं दिला दे, इंदिरा गांधी को 71 में 2/3 मेजोरिटी मिली, 2/3। इंदिरा गांधी ने कहा, अब तो मैं जुडिशरी को देख लूंगी, अब मैंने क्या औकात बता के रहूंगी। और इंदिरा गांधी ने दोस्तों बैक टू बैक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 24, 25, 26, 27, 28, धूम 1, धूम 2, धूम 3। आपको याद दिलाते हैं, इतनी तेजी से संविधान संशोधन शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो। इंदिरा नेहरू ने 5 साल में 5 संविधान संशोधन किए थे। लुक द स्पीड ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं इधर सुधर कर दूंगी इनको। और एक बात याद रखिए, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग। और जब इंदिरा गांधी ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और पूछा कि ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरे फंडामेंटल राइट को छूना मना है और समाजवाद लाने के लिए इसी अध्याय को छूना पड़ेगा, कैसे मैं छूं? अटॉर्नी जनरल का, बड़ा आसान है मैडम, डोंट वरी अबाउट दैट। कैसे? उनका जब दरवाजे से रास्ता न मिले घुसने का, खिड़की का प्रयोग करना चाहिए। खिड़की मतलब? उनका, अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको हम फंडामेंटल राइट न छुए। हम फंडामेंटल राइट नहीं छुएंगे, हम 368 छुएंगे। इंदिरा गांधी को, अच्छा ऐसा है, कैसे? कर लो, लिख लो, आप कैसे लिख लीजिए। अगला पॉइंट, गोलकनाथ के इस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए
for changing the decision of गोलकनाथ के इस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा चौबीसवां संविधान संशोधन लाया गया। इंदिरा गांधी brought about the 24th constitutional amendment. इंदिरा गांधी के द्वारा 24वां संविधान संशोधन लाया गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 368 क्लॉज 1 दैट वाज एडेड बाय 24th अमेंडमेंट। भाई नंबर में पहले एक आता है, पहले दो आता है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल देयर वाज क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 368 क्लॉज 1 जोड़ा गया 368 में। तो लिखा क्या गया, क्या लिखा गया? क्लॉज 1 और 3 ये दोनों 24th अमेंडमेंट जोड़ा गया था। तो क्या लिखा आपने? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359 में खंड 1 और 3 जोड़ा गया। क्लॉज 1 and 3 were added in Article 368 by 24th Amendment. खंड 1 और 3 जोड़ा गया, जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 359 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अलावा अनुच्छेद 359 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अलावा संविधान संशोधन की शक्ति भी है। शक्ति अंडरलाइन, प्रक्रिया अंडरलाइन। It means Article 368 incorporates power of the amendment of the Constitution. In addition to that, procedure of the amendment of the Constitution too. मामला बन गया, मामला बन गया। यानी गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था? पावर नहीं था, और अब अमेंडमेंट के द्वारा क्या कहा गया? पावर है, मामला खत्म। प्रोसीजर पहले से था। एक बात और क्लैरिफाई कर दी अगला, और यह भी कहा गया कि संविधान, और यह भी कहा गया कि संविधान संशोधन विधि, एंड इट वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड, और यह भी कहा गया कि संविधान संशोधन विधि सामान्य विधि से पृथक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट is different from an ordinary law. संविधान संशोधन विधि सामान्य विधि से पृथक है। अब आप देखेंगे इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों बातों के कहने से उच्चतम न्यायालय का निर्णय अप्रभावी हो गया। इसका मतलब हमें ये सीख मिली कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नल एंड वॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट। इसका मतलब हमें ये पता चल गया। और इसका मतलब है 24वें संविधान संशोधन के बाद फिर से गोलकनाथ के पहले की स्थिति बहाल कर दी गई पहला, और शंकरी प्रसाद की पोजीशन को रिस्टोर कर दिया गया। यही तो मसला है। शंकरी प्रसाद की पोजीशन को रिस्टोर कर दिया गया, और जैसे ही पोजीशन रिस्टोर किया गया, ये बात तो स्पष्ट है। यानी गोलकनाथ केस का डिसीजन नया होता तो 24वें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती।
नहीं, 24th अमेंडमेंट रिक्वायर्ड ड्यू टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द गोलकनाथ केस। और इस समय यह भी समझ में आ गया कि स्वाभाविक रूप में अगर सुप्रीम कोर्ट किसी बात को बदलना हो तो देयरफॉर वी कैन एक्सरसाइज द अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी का हौसला तो बढ़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने कहा ना, नहीं अभी तो शुरुआत है, अब 368 को अमेंड कर दिया तो पार्ट 3 में छूने का अधिकार मिल गया। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने 25वां संविधान संशोधन किया। 25वें से तो उन्होंने इम्बैलेंस करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। 24, 25, 26, 27 और प्रीव्यू पर हटा दिया 26 से। 27 से कुछ विषय को 9 शेड्यूल में रखा। और उसके बाद दोस्तों जो 25 संविधान संशोधन किया है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गोलकनाथ ने जैसे संसद की शक्तियों को सीमांकन करने का प्रयास किया था और पार्लियामेंट ने हटा दिया। अब पहली बार पार्लियामेंट ने न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया। अब देखिए, इसका मतलब है कि रास्ता कसी शुरू हो गई पावर की। अदरवाइज नेहरू के समय तो ऐसा था ही नहीं। लेकिन सच पूछिए, शुरुआत तो कहीं न कहीं न्यायपालिका के द्वारा की गई थी। न्यायपालिका ने जब फंडामेंटल राइट को छूने से रिस्ट्रिक्शन किया तो इंदिरा गांधी ने उसका जवाब 2 कदम आगे बढ़ के दिया। तो अभी तो पहले पोजीशन को रिस्टोर किया। इंदिरा गांधी ने कहा नाउ आवर पोजीशन इज कंसोलिडेटेड। एक बात याद है, कहावत है, आंधी आवे बैठ गवावे। जब इस समय परिस्थितियां खराब हो तो हड़बड़ाइए मत, पहले अपनी पोजीशन रिस्टोर करिए, स्ट्रेंथन करिए पावर, उसके बाद अगला टारगेट लीजिए। ये सब स्ट्रेटजीज है। इंदिरा गांधी ने अगला टारगेट लिया दोस्तों। अगले टारगेट में तो लिखने की बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगला पॉइंट। अच्छा, यहां तक कोई किसी को समझने में सुविधा है? कोई प्रॉब्लम है? सुविधा? और एक बार आप जरूर जाके बुक पढ़ लीजिएगा। बुक पढ़ लेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं आपको समझ में प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो पहला, इंदिरा गांधी ने 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, अच्छा एक बात आपको याद दिला दें कि कहां पे समझ की आवश्यकता होती है, लेखन में कहां हम ध्यान रखते हैं। अब याद रखिएगा, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट्स वेरियस थिंग्स। 25वां संविधान संशोधन बहुत सारी चीजें आई, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर चीज की बात करें। जो हमारे काम के केवल उसी की बात करते हैं, बाकी को छोड़ कर निकल जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, और यही समझ की आवश्यकता होती है। शायद मैं गोलकनाथ केस की बात करता है तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी समय में कुछ और बात करता। डायमेंशन, केस वही है, डायमेंशन चेंज हुआ, एम्फेसिस का चेंज हो जाता। तो ये बात हमें समझ की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? पच्चीसवें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, फर्स्ट टाइम, विच हैपेंड नेवर बिफोर, फर्स्ट टाइम। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार निदेशक तत्व, निदेशक तत्व के किसी प्रावधान को निदेशक तत्व के किसी प्रावधान को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। निदेशक तत्व किसी प्रावधान को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। It means first time what happened, Article 39 BC of DPSP were given the primacy in comparison to fundamental rights. It means मूल अधिकारों, यानी पहली बार ऐसा था कि DPSP became more important than fundamental rights। और ये पहली बार इंदिरा गांधी ने 25वें संविधान संशोधन से कहा था, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब है किस डीपीएसपी को पहले उन्होंने किया था? 39 BC।
39 BC जहाँ पे सोशलिज्म की बात की गई है कि देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड एंड द ओनरशिप प्रॉपर्टी शुड बी रेगुलेटेड इन ए सच वे which can benefit the maximum number of people. तो ये 39 में बात कही गई थी। 14, 19 और 31 फंडामेंटल राइट था, तीनों को नीचे किया गया। डीपीएसपी के 2 आर्टिकल को 3 फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा प्राथमिक बना दिया गया, 14, 19 एंड 31। 3 फंडामेंटल राइट्स became subordinate to the 39 BC ऑफ डीपीएसपी। ये बहुत बड़ी बात थी, पहली बार ऐसा किया गया था। अब ये बात अलग थी, इंदिरा गांधी डीपीएसपी को आगे बढ़ाना चाहती थी या न्यायपालिका को अंडरमाइन करना चाहती थी, ये डिस्प्यूट का पार्ट था, ये डिस्प्यूट का पार्ट था। लेकिन आप याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का डिस्प्यूट, इट वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव टू। और ये बात आप जानते हैं दोस्तों, अगर हमें कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे करना है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एटली डिस्प्यूट। डिस्प्यूट की आवश्यकता नहीं पड़ती। डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं पावर राइवलरी इन्वॉल्व होता है। भाई जनता की भलाई के लिए डिस्प्यूट आप क्यों कर रहे हैं? क्या लिखा आपने? प्राथमिकता दे दी गई और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 BC को (39 BC ऑफ डीपीएसपी) निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 BC को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 से प्राथमिक माना गया। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 से प्राथमिक माना गया, 3 केवल। और तीनों आप देखें राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे। और 14 इसलिए जुड़ गया कि आप जानते हैं 14 तो हर चीज के साथ रहेगा। जब भी हम कोई लॉ बनाएंगे, दैट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी, 14 की बात की जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी केवल यही नहीं रुकी। इंदिरा गांधी यहीं रुक गई होती तो कुछ बात बन जाती। इंदिरा गांधी ने कहा अब मैं न्यायपालिका को औकात दिखाऊंगी, और औकात दिखा दिया। अगला पॉइंट, इसके अतिरिक्त 25वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार न्यायपालिका पर भी प्रतिबंध लगाया गया। फर्स्ट टाइम देयर वाज एक्सप्लिसिट रिस्ट्रिक्शन ओवर जुडिशरी, एक्सप्लिसिट रिस्ट्रिक्शन पुट ओवर जुडिशरी। न्यायपालिका पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जिसके अनुसार निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। The implementation of DPSP will not be subject of judicial review. निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। अभी ये मामला बड़ा ही गंभीर किस्म का बन गया। तो पहली बार निदेशक तत्व को, इसलिए 25th अमेंडमेंट का इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंस है। हाँ, प्रॉपर्टी राइट में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है उसका, कि द वर्ड कंपनसेशन वॉज रिप्लेस्ड एंड द टर्म अमाउंट वेर पुट इन टू प्लेस रादर देन कंपनसेशन। तो इस मामले में बड़ा महत्व, पहली बार जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और आपको याद दिलाते हैं, इसीलिए जब 25वां, 26वां, 27वां ये सारे अमेंडमेंट हुए, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, इसके बाद क्या हुआ?
अब देखें केरला गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि केरला गवर्नमेंट में लैंड रिफॉर्म एक्ट अपनाया, और लैंड रिफॉर्म एक्ट से, लैंड रिफॉर्म एक्ट केरला गवर्नमेंट ने किया और पार्लियामेंट ने केरला गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में इधर डाल दिया। बच गया, क्योंकि पहले हमने बताया 9th शेड्यूल इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल को पहले से इम्यूनिटी दे दी गई थी। 9th शेड्यूल वाज लाइक नो फ्लाइंग जोन। नो फ्लाइंग जोन का मतलब होता है जिस क्षेत्र से जहाज न उड़ पाए, जैसे प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर से एरोप्लेन कभी नहीं उड़ सकता, मुखर्जी नगर से उड़ सकता है, क्योंकि यहाँ एरोप्लेन गिरेगा तो हम मरेंगे और वहां राष्ट्रपति मर जाएगा। राष्ट्रपति की जान ज्यादा जरूरी है हमारी। सो इट वॉज नो फ्लाइंग जोन। आप याद रखिए दोस्तों, इसीलिए बी ए पावरफुल पर्सन, नहीं तो आम आदमी की जान की कौन परवाह करता है। तो बात बड़ी ध्यान देने की है। जो इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अपना विवाद मचाया, तो केशवानंद मामला था। केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट अपनाया और केशवानंद नाम से दिखता है कोई साधु महात्मा थे, जिसके सामने केशवानंद, अड़गड़ानंद, अखंडानंद, स्वरूपानंद, जिनके सामने आनंद लग जाए वो क्या होंगे? साधु महात्मा होंगे। और आपको याद दिला दें, केरला सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया और केशवानंद भारती की बड़ी सारी मठ की जमीन को कैप्चर कर लिया, और मठ की जमीन को कैप्चर किया एंड दैट वाज पुट अंडर 9th शेड्यूल। नवीन सूची में रख दिया गया, और जैसे नवीन सूची में रखा गया, केशवानंद बड़े नाराज हो गए। केशवानंद ने सीधे तमिलनाडु एक्सप्रेस पकड़ी और नई दिल्ली आए। और याद रखिए, इन द ईयर 1973 जिस साल अमिताभ बच्चन की मूवी अभिमान आई थी, अमिताभ बच्चन बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर फ्रॉम 73 फ्रॉम जंजीर एंड अभिमान। जंजीर के द्वारा अमिताभ बच्चन ही वाज बिगिनिंग हिज पॉलिटिकल करियर। और 73 में जैसे ही केशवानंद भारती की जमीन ले ली गई, केशवानंद भारती ने अप्रोच किया उस समय के बड़े यंग लॉयर फलियस नरीमन को। ही वॉज इन एज ऑफ 35, और बहुत कम हमारे लॉयर ऐसे रहे जो 35 की एज में इतने प्रोमिनेंट हो गए। और जब फलियस नरीमन को अप्रोच किया, केशवानंद ने कहा, देख रहे हो सर, ये साहब ये क्या कर रहे हैं? वकील साहब देखो, हमारी जमीन सरकार ने ले ली, ये बताओ हमारे फंडामेंटल राइट है या नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी? फलियस नरीमन का था तो, लेकिन अब उसको इतना पिटाई कर दी कि राजपाल यादव तरफ बेहोश हो गया है। वो कुछ काम कर नहीं सकता। हंगामा आपने देखा है दोस्तों? तो राइट टू द फेट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी वाज लाइक राजपाल यादव। तो यहाँ पे देखिए, तो फलियस नरीमन ने कहा, नाना साहब, अब महात्मा जी, आप राइट टू प्रॉपर्टी 31 भी पहले रिस्ट्रिक्टेड है, और आप देखते रहे राइट टू कंपनसेशन हटाई दिया गया है, इसलिए देयर इज वेरी फ्यू स्कोप कि आप इस मामले में आपको बचा पाए, नहीं बचा पाएगा। लेकिन मुझे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। फलियस नरीमन ने कहा कि बाबा जी, मैं आपको ध्यान वहां दिलाना चाहता हूं जहां अभी तक आपका नहीं था। कहां? एक बार बहुत ध्यान से देखने की है, और मैं आपसे पूछूंगा, आप कहां? अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है? फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा? वैसे जब हम आपको सेकुलरिज्म का टॉपिक आपको बताएंगे, आर्टिकल 25 में बताऊंगा, हम फंडामेंटल राइट के हर आर्टिकल को टच करेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे हमारी किताब में लिखा गया है। संविधान में ऐसा नहीं करेंगे हम। एक बात आप याद रखिए, दैट इज वेरी एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग, कि 31 में राइट टू प्रॉपर्टी तो सप्रेस हो गई, लेकिन आज भी 26 में राइट टू प्रॉपर्टी है। और 26 में राइट टू प्रॉपर्टी किसको मिली है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, धार्मिक संस्था को राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी है। इस याद रखिए दोस्तों, अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी भविष्य में बचाना चाहें तो किसी धार्मिक संस्था खोल लीजिए। और हमारे बहुत ऐसा हो रहा है, हमारे तो बहुत ऐसा हो रहा है कि वंस आई वेंट इन वृंदावन, तो पता चला किसी व्यक्ति ने ट्रस्ट खोल रखा है। हमने कहा ट्रस्ट का पर्पज क्या है? तो किसी ने बताया कि प्रॉपर्टी इधर का उधर करना, और ट्रस्ट आप खोल लो।
ये अच्छा तरीका हो गया है। आप तो जानते दोस्तों, आजकल तो हर चीज बिजनेस हो गई, धर्म से लेकर सब कुछ बिजनेस हो गया। लेकिन आर्टिकल 26 पे, आर्टिकल 26 पे स्वाभाविक रूप में राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल इज राइट टू प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और फलिस नरीमन ने कहा, बाबा जी आपको इसी के अंतर्गत जाना है, आपको 26 की बात करनी है, 31 की बात नहीं है। बाबा ने कहा व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया वकील साहब, अब मैं जाऊंगा। और दोस्तों बाबा जी गए और हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। केशवानंद भारती ने पता नहीं संत महात्मा के रूप में क्या किया था तो मुझे याद नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने संविधान की ऐसी ऐसी लड़ाई लड़ी जिनका नाम जब भी उच्चतम न्यायालय का इतिहास लिया जाएगा वो नाम बोला ही जाएगा। और संयोग की बात है, जस्टिस सीकरी उस समय चीफ जस्टिस थे। और ये बात आप जानते हैं, इंदिरा गांधी बिकेम वेरी पावरफुल। इंदिरा गांधी की शक्तियां लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी तो ये तक कहती आ रही थी कि न्यायपालिका कमिटेड होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी कमिटेड होनी चाहिए, यानी इवन इवन देयर वाज सम काइंड ऑफ डेंजर ओवर द सम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा लोगों को लगता था कि नहीं, इंदिरा गांधी की शक्तियां कंसंट्रेट हो रही हैं। और उसी दौरान कहा जाता है, सीकरी ने अपनी किताब में लिखा भी, सीकरी ने लिखा था कि मैं किसी भी कीमत पर, जब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि मैं इस निर्णय को दे के ही जाना चाहता था। कई बार ऐसा हुआ जब 13 जजेस बेंच बनी तो एक जज उसमें मर गया, सीकरी ने आनंद फानन उसको तुरंत रिप्लेस किया। सीकरी ने ये जजमेंट रिटायरमेंट के एक दिन पहले देके गए वो, यानी ही वाज सच पैशनेट एंड कमिटेड टुवर्ड दैट डिसीजन। उन्होंने कहा ना ना, मैं ये डिसीजन तो मैं देके जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर चीफ जस्टिस चेंज हो जाएगा तो बेंच का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, और बेंच कंपोजिशन चेंज हो गया तो डिसीजन क्या होगा वी डोंट नो। और संयोग की बात है वो डिसीजन दे के ही गए। और उन्होंने बड़ी पर्सनल घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वाइल आई वाज इन दिल्ली, जब चीफ जस्टिस वो थे तो दुनिया के तमाम चीफ जस्टिस के दिल्ली में कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के तमाम जजेस आए थे, और वन ऑफ दैट जर्मनी का भी जज उसमें था। तो जर्मनी के जज ने भाषण देते हुए कहा कि किसी भी देश में जब कोई भी पॉलिटिकल पावर इतना पावरफुल होने लगे, एक व्यक्ति में शक्तियां केंद्रित होने लगे, तो आप समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है और फासिज्म के उदय होने का भी चांस बनता है। एसएमसी कहने, ओ माय गॉड, दिस इज रियली गोइंग टू हैपन इन आवर कंट्री। और उसके बाद सीकरी ने ऐसा डिसीजन दिया दोस्तों। सीकरी के सामने इशू क्या था, बड़ा स्पष्ट था कि 368 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स का क्या किया जाए, और क्या संसद के संविधान के कितनी संशोधन की सकती है, एक एक बात का जवाब दे दिया। और कुछ ऐसा भी कहा जो उनसे नहीं पूछा गया था। पहला पॉइंट, हेडिंग चेंज करिए। केशवानंद भारतीवाद। और आप जानते हैं कि ये 13 जजेस बेंच थी। इतनी बड़ी बेंच आज तक के न्यायपालिका के इतिहास में नहीं बनाई गई है। और ये भी आप जानते हैं कि अगर इस केस को बदलना हो तो वी नीड 15 जजेस बेंच। 15 न्यायाधीशों के बेंच बनाइए, निर्णय को चेंज कर लीजिए। ये भी ध्यान रखने की बात है। उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुत सारे निर्णय को चेंज किया, लेकिन केशवानंद भारतीवाद को 73 से लेकर आज 2019 तक बनाए रखे गए हैं। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट है चेंजेस इस वेरियस डिसीजन। शंकर प्रसाद गोरखनाथ में चेंज कर दिया, बहुत सारे डिसीजन चेंज किए, बट केशवानंद भारती केस इज स्टिल इंटैक्ट। इसका मतलब इसका इस मामले में बहुत महत्व है। और सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कहती है चीजें बदलती हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज एवर चेंजिंग डॉक्यूमेंट। देयरफॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट बी सेम फॉर ऑल द टाइम। लेकिन कुछ बातें हमेशा स्टैटिक हैं, उसमें आधारभूत ढांचा है। तो केशवानंद भारतीवाद में पढ़ना क्या है, आधारभूत ढांचा, पहला पॉइंट। इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संघर्ष बना हुआ था। The conflict between executive and judiciary कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का टकराव बना हुआ था। The conflict between executive and judiciary became a permanent feature between Indira Gandhi and judiciary। टकराव बना हुआ था क्योंकि इंदिरा गांधी संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी। क्योंकि इंदिरा गांधी संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी, इंदिरा गांधी वॉज वेरी मच डिटरमाइंड टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की सर्वोच्चता अंडरलाइन। ये बात आप जानते हैं कि हमारे सर्वोच्चता का विचार तो है नहीं, इंदिरा गांधी इस बारे में तय थी सर्वोच्चता कि वो संसद की सर्वोच्चता की बात को आगे बढ़ा रही थी। इंदिरा गांधी संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी, जबकि न्यायपालिका अपनी स्वायत्तता बनाने के लिए स्वायत्त अंडरलाइन जबकि न्यायपालिका अपनी स्वायत्तता बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। जुडिशरी वॉज वेरी मच कमिटेड टू मेंटेन हर ऑटोनॉमी, स्वायत्त अंडरलाइन। अच्छा, एक बात आप और भी आपको याद दिला दें। अब मान लीजिए कभी आधारभूत ढांचे सवाल आपको आए तो जरूरी नहीं कि के शंकर प्रसाद, गोलकनाथ, ये सब अब कुछ भी नहीं लिखना है। हमने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया कि मान लीजिए कभी रेफरेंस से कंपैरिजन सवाल आ जाए तो आप लिख सकें। जो चीज़ पूछी जाए एग्जाम में केवल वही लिखना है। हमने सीक्वेंस के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने आपको बता दिया। और न बताया होता तो भी आपके दिमाग में खलबली रहती कि यार केशवानंद भारती बात नहीं बताया, गोलकनाथ नहीं बताया, भले उसका एग्जाम के हिसाब से मत हो या ना हो। जैसे मत होता है एग्जाम के हिसाब से, बहुत लैंडमार्क केसेस हैं तो पढ़ना चाहिए, मैं ऑब्जेक्टिव हिसाब से भी होता है। लेकिन मेंस में जरूर नहीं हर चीज़ आप लिखना है, जो पूछा जाए केवल वही लिखना है। ये बात हमेशा, क्लियरिटी का मतलब ही होता है हमेशा टू द पॉइंट जवाब देना, बिला वजह की बात नहीं। क्या लिखा है आपने? न्यायपालिका अपनी स्वायत्तता बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी और इसी संदर्भ में केशवानंद भारती वाद का निर्णय आया। In that context, Supreme Court delivered its historic verdict in the केशवानंद भारती केस। इसी संदर्भ में केशवानंद भारती वाद का निर्णय है, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों है। Supreme Court accepted that Article 368 incorporates both procedure as well as the power of amendment। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? आप इसको 2-3 भाषा में और बता सकते हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ? अगर उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्वीकार कर लिया, इसके मायने क्या हुए? क्या
अब देखिए इसी बात को 3-4 तरीके से कह सकते हैं, बस आप शब्दों पर खूब ध्यान दीजिए। अगर हमने कह दिया उच्चतम न्यायालय ने ये मामले को मान लिया, इसका मतलब 24th अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया, गोलकनाथ को पलट दिया, शंकर प्रसाद को मान लिया। इसका यही मतलब हो गया उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान के किसी भी भाग का संशोधन हो सकता है। इसका मतलब तो ये मतलब है, इसका मतलब यही मान लिया कि संवैधानिक शक्ति विधायिक शक्ति में अंतर है। माना कि नहीं माना? मान लिया। इसका मतलब केशवानंद भारतीवाद ने फिर न्यायपालिका को वहीं पहुंचा दिया जहां वो शंकर प्रसाद केस में थी। यहां केशवानंद भारतीवाद ने बिल्कुल यही बात कह दी कि नहीं है, जो चाहे आप संशोधन कर लीजिए। और 368 में प्रोसीजर भी है और पावर भी है। 368 इंक्लूड्स बोथ प्रोसीजर एज वेल एज पावर। अगला, परंतु उच्चतम न्यायालय ने पहली बार ये कहा, पहली बार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार कहा कि संसद के संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। फर्स्ट टाइम इट सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड। असीमित नहीं, अंडरलाइन। पहली बार एक संविधान के संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। अगला पॉइंट, और अनुच्छेद 368 में एक अंतर्निहित प्रतिबंध है। आर्टिकल 368 प्रिस्क्राइब्स एन इनहेरेंट लिमिटेशन, एक अंतर्निहित प्रतिबंध लाइन। अनुच्छेद 368 में एक अंतर्निहित प्रतिबंध है। अतः संविधान के संशोधन और पूर्ण परिवर्तन में अंतर है। संशोधन अंडरलाइन, पूर्ण परिवर्तन अंडरलाइन। देयरफॉर, इसलिए संविधान के संशोधन और पूर्ण परिवर्तन में अंतर है। देयरफॉर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन अमेंडमेंट एंड टोटल चेंज। अमेंडमेंट अंडरलाइन, टोटल चेंज अंडरलाइन। अब बताइए पार्लियामेंट को क्या करने का अधिकार है? अमेंडमेंट का है, टोटल चेंज का? अमेंडमेंट का। अगला पॉइंट, और एक बात आपको याद दिला दे, केशवानंद भारतीवाद के बाद पहली बार इतनी नई नई बातें कही गई थी, दैट वाज नेवर सेड बिफोर। क्योंकि और 23 साल के बाद पहली बार किसी संविधान संशोधन को रद्द किया गया था। इसके पहले कभी संविधान संशोधन को रद्द नहीं किया गया। और केशवानंद भारतीवाद से ये पूछा गया कि भाई आप ये क्यों कह रहे हो कि पार्लियामेंट की पावर सीमित है, जबकि 368 में क्या लिखा गया है? अभी जो हमने 368 पढ़ा है उसमें तो लिखा गया नो, देयर इज नो लिमिटेशन, लेकिन न्यायपालिका ने सीमित कर दिया। और 368 में कहा गया, एक तरफ न्यायपालिका ये कह रही है कि आप 368 का प्रयोग करके संविधान कोई भाग चेंज कर लो, दूसरी तरफ ये कह रही है कोई भाग तो चेंज कर सकते हो लेकिन एक लिमिटेड, उसमें इनहेरेंट लिमिटेशन है। कोई भाग चेंज करोगे, यानी बात को ध्यान में रखिए, संविधान को बदलना है या दूसरा संविधान लिखना है? अंतर होगा नहीं होगा? टोटल चेंज का मतलब अगेन वी हैव टू रिकॉल डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू, कहाँ मिलेंगे वो? और पहले तो हमने 3 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाए थे, और अभी तो पता नहीं कितने दिन में संविधान बन पाएगा दोस्तों, ये भी मैं क्लियर नहीं है।
बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये भी क्लियर नहीं है। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं, पूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं। संशोधन। और एक बात अब ये भी न्यायपालिका ने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बंडल ऑफ सम आर्टिकल्स। संविधान अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है, जो बार बार हम आपको बताते भी रहते हैं। संविधान में सिद्धांत है या तथ्य है? सिद्धांत है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो उसकी व्याख्या करता है, और हम किस में लगे हुए हैं? तथ्य में लगे हुए हैं, तथ्य ढूंढ रहे हैं। मोती के बजाय सीपी इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों। तो अब जो बात ध्यान देने की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और याद रखिए आप तथ्य को बदल लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, सिद्धांत और आदर्श मत बदलिए। और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, यार ये बताओ तुम आदर्श सिद्धांत ला कहां से रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका प्रस्तावना में है। इस वजह से फिर प्रस्तावना के संबंध से जुड़ता है। इसलिए याद रखिए बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। जैसे इस मकान में चेंज करने के लिए, मान लीजिए हमें मकान चेंज करना चाहे, दरवाजा यहाँ बजाय यहाँ कर दें, इट्स ओके। पिछला वाला बंद कर दें, चल जाएगा। इधर खोल दें, चल जाएगा। ये पिलर बीच का निकाल दें, आराम से गिर जाएगा। यानी अब बताइए, संविधान के सभी भागों का इक्वल इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है? जैसे आपके शरीर के अंग, कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसे आपके शरीर में दिल का महत्व ज्यादा है दोस्तों, तो वैसे संविधान का दिल क्या है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किसी संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट declared 25th constitutional amendment as a null and void। ये बात देखे तो बहुत बड़ी बात है। पहली बार उच्चतम न्यायालय ने किसी संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। गोलकनाथ केस में कहा गया था आगे नहीं करेंगे। गोलकनाथ केस में संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था। और किस संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया गया? जहां पे लिखा गया था 25th में, किसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। तो अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूलभूत आदर्शों और सिद्धांतों, आदर्श और सिद्धांत अंडरलाइन, आदर्श और सिद्धांतों को संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। The fundamentals, ideals and principle of the Constitution can't be removed even through the constitutional amendment. संविधान के मूलभूत आदर्शों सिद्धांतों को संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसका मतलब ये देखिए, हमने अपनी डिस्कशन की शुरुआत किससे करी थी? डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन से कि जो लोग हमारे संविधान से असंतुष्ट हों उन्हें कितना बहुमत चाहिए? 2/3। If some party or some persons getting 2/3 majority, they can amend our constitution, any part of the constitution। ये आर्टिकल 368 कह रहा है, लेकिन उच्चतम ने कहा नहीं। यानी पहले माना जाता था अगर किसी के पास 2/3 बहुमत हो, there is sufficient condition for amendment of the constitution। आज ऐसा नहीं है। सॉरी, 2/3 बहुमत नहीं, आपके पास 3/4 ही को आप कुछ नहीं कर सकते। 2/3 बहुमत नहीं, यहां तक कि आप देखेंगे आधे राज्य भी आपके पास आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब है संविधान कुछ पार्ट संशोधन लायक है ही नहीं है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, एक पहली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन
ये हम सामान्यतः इस बात कहते हैं, एक होता है संविधान, दूसरा होता है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका में संविधान पिछले 300 सालों से बना हुआ है, तो क्या हम चेंज नहीं कर सकते? आदर्श और सिद्धांत, तो आदर्श और सिद्धांत क्या है? इसलिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे जितने भी 73 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आधारभूत ढांचे की बात कही, तो उसमें प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल्स नहीं है। एक दो आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर दिया है, बेसिक फीचर है वो। अदर उसमें प्रिंसिपल्स हैं। कौन से प्रिंसिपल? अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मानना है, उच्चतम न्यायालय का मानना है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान जिन आधारभूत सिद्धांतों या ढांचों से मिलकर बना है, भारतीय संविधान जिन सिद्धांत या आधारभूत ढांचों से मिलकर बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ दोज प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, उन सिद्धांत और आधारभूत ढांचों से मिलकर बना है जिसमें संघीय शासन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें संघीय शासन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय शासन, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, जिसमें संघीय शासन, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता, संसदीय शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, संसदीय शासन, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन, शासन का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप, शासन का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप। अब जरा ध्यान से अब देखिए कि विच आर द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द प्रिंसिपल्स एंड, अब प्रिंसिपल्स क्या है? जैसे कि ऑल द प्रिंसिपल्स एंड थियरीज आइडियल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये आप देखेंगे, और हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब सारे सिद्धांतों की बात की गई है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे बेसिक फीचर में ये नहीं कहा गया कि आर्टिकल होगा या आर्टिकल होगा, हमने कहा विद सम एक्सेप्शन लाइक 32 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर। इसका मतलब है, सोच के देखिए दोस्तों, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्विंग। गोलकनाथ केस में कहा गया था भाग 3 के अलावा संविधान का कोई भाग आप चेंज कर दीजिए, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया कि आप कोई भी भाग संविधान का चेंज नहीं कर सकते। और इसलिए अब बताइए, क्या बेसिक फीचर ने संसद के शासन को नीचे किया? ऐसा तो नहीं, बेसिक फीचर ने संसदीय सर्वोच्चता को नीचे कर दिया और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को अपना ली। ऐसा हुआ है, नहीं हुआ? इस पे लास्ट में डिस्कशन करेंगे कल, और कल इसके बाद थोड़ा हम अप्लाइड पार्ट पर, इंडियन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पार्टी एंड पॉलिटिक्स, अब बहुत संविधान पढ़ लिया, थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट पे हम चलेंगे।